नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। थोड़ी देर पहले योगी कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। आज पशुधन विभाग के 2 मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन को लाए। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 और 2029। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन भी इस आय में वृद्धि करने का काम करता है, पशुपालन से होगी। उत्तर प्रदेश कृषि परिक्षेत्र विकासोन्मुख बाजारी गतिशीलता को समेटे हुए नित्य नए नए उन्नयन की संभावनाओं को मूर्त स्वरूप देने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुक्कुट आहार एवं मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे संतुलित आहार की कमी से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके। संतुलित आहार को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध घटक सामग्री के अनुपात को पुनः समायोजित करके पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिक दूध मांस उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और ऊर्जा उपलब्ध हो सके। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन रणनीतियों के माध्यम से संतुलित आहार को बढ़ावा देना, भारत पशुधन एप्लीकेशंस में अपने मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान पर आधारित ब्याज को पंजीकृत करने वाले किसानों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रियायती दरों पर खनिज मिश्रण वितरित किया जाएगा। डेयरी विकास विभाग के माध्यम से चिन्हित किए गए क्रियाशील डेयरी सहकारी समिति के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर सांद्र खली मिश्रित फीड आदि आहारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निजी और इसमें अब निजी भागीदारी को भी सम्मिलित करने का काम कर रहे हैं। निजी भागीदारी और उद्यमता में वृद्धि करने के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह एवं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम और इसी तरीके से और भी परिस्थितियों को करते हुए डेयरी सहकारी समितियों को आहार, खनिज मिश्रण उत्पादन के लिए उपकरण इत्यादि जैसे इनपुट पर पूंजी सब्सिडी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन कार्यक्रम से लाभ होगा, किसानों की दैनिक आय में वृद्धि होगी। सबसे खास बात, पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। ब्याज के बीच की जो अवधि खाली रहती थी उसमें कमी आएगी और पशु की उत्पादकता अवधि में वृद्धि होगी। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति कार्यक्रम में की अवधि वर्ष 2024 और 2029 तक प्रस्तावित की गई है और 5 वर्ष के पश्चात आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अच्छी नस्ल की गायों में दूध की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए हम चारा नीति लाए हैं। उत्तर प्रदेश में भू संपदा पशुधन संख्या प्रचुर संसाधन से युक्त प्रदेश है एवं पशुधन क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या का लगभग 9.87% गौवंशीय, 30.4% मैंसवंशीय, 1.31% भेड़ और 9.72% बकरी, 4.41% सूकर पाए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश देश में 362 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है। संप्रति प्रदेश उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में राष्ट्रीय स्तर से अभी कम है। प्रदेश में उत्पादकता में कमी के कई कारण हैं, जैसे कम उत्पादकता के अवैध गौवंश का बहुतायत में होना, पशुपालकों में जागरूकता की कमी, कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन का कम होना, पशुधन के क्षेत्र में सुलभ ऋण की उपलब्धता में कमी आदि चारे एवं उन्नत पोषण की कमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। प्रदेश में कुल पशुधन की आवश्यकता के अनुरूप चारे की 44.15% तथा सूखे चारे की 21.11% कमी है। वर्तमान में प्रदेश की कृषि कृषि क्षेत्रफल के 4.62% यानी 7.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा के कारण चारा आच्छादन क्षेत्रफल में निरंतर कमी आ रही है। वर्ष 2009-10 में जहां 8.48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि चारे से आच्छादित थी, 2009-10 में 2014-15 में घटकर 7.67 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान देश के अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब एवं उत्तराखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन क्रमशः 17.72%, 10.67% एवं 4.15% है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि कृत क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन 4.62% ही है। इसलिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम चारा नीति लाए हैं। इससे प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना, प्रदेश में वर्ष पर्यंत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना, प्रदेश में चारा के क्षेत्र में उद्यमता एवं क्षमता विकास करना, प्रदर्शन प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से चारा फसलों के विकास एवं प्रसार में वृद्धि करना, चारे को संरक्षित कर आपदा की स्थिति में उपयोग लाने में साइलेज के रूप में भी तैयार करने के कृषक को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें संतुलित चारा हम पशुओं को उपलब्ध करा सकें। साथ ही इसमें जो चारा बोने के लिए जो जमीनें हैं उसमें उपलब्धता बढ़ाए जाने के लिए परंपरागत भूमि जैसे बंजर, परकी, चरागाह, वन इत्यादि की भूमियों में चारा उगाकर चारा नीति के माध्यम से संतुलित चारा हम पशुपालकों को उपलब्ध कराएंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे हम लाए हैं। वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आगे लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय धर्मपाल जी, आज जो मंत्रिपरिषद ने तीसरे प्रस्ताव को सहमति दी है उसमें से 600 हमारी वेतन समिति की जो संस्तुतियां आई थी उसके ऊपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद आज वो विषय मंत्रिपरिषद के सामने आया, जिसमें हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं 656 तथा टीचर्स हैं 2130, इन लोगों को मानदेय में इनकी वृद्धि हुई है और इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनका भत्ता जो है उनको प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। इसमें लगभग 19 करोड़ यानी 18 करोड़ 89 लाख रुपए का वार्षिक व्यय आएगा। इस पर माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज अनुमोदन किया गया है। चौथा जी 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर्स
इनको मानदेय ये डिफरेंट जगह तैनात हैं, राज्यपाल जी के यहाँ है, मुख्यमंत्री जी के वहाँ है, भत्तों में। जी इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के द्वारा एक प्रस्ताव और अनुमोदित किया गया है कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त हमारे विद्यालय जी बता तो दिया 656 बता दिया मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के वहां किसको है जो एडिशनल जो है 2,33,70,000 और 5,14,14,000 ये कुल मिलाकर 7,48,00,000 रुपए है जो सिक्योरिटी गार्ड्स का है। और इसके अतिरिक्त जो टीचर्स का मानदेय में वृद्धि हुई है उसमें 11,41,00,000 रुपए। हाँ बता रहे आप बता। मैं बता जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको और ये जो श्री राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं सिक्योरिटी में, उनको पहले जो ये भत्ता मिलता था प्रोत्साहन भत्ता कहा जाता है। प्रोत्साहन भत्ता पहले अभी तक जो इनको मिल रहा था वो 12,500 है। ये होता है मतलब मूल वेतन का 50% अधिकतम होता है, तो वो 12,500 था जो अब 22,000 की लिमिट हो गई है। तो या तो मूल वेतन का 50% होगा या अधिकतम 22,000 होगा। ये प्रोत्साहन भत्ता हुआ। जो माननीय मंत्री जी जो दूसरी बात कर रहे थे तो वो है व्यावसायिक शिक्षक हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। लोक भवन में चल रही कैबिनेट बैठक अब संपन्न हो गई है। आज कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव मंजूर हुए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में तमाम सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता की। लोक भवन में चल रही कैबिनेट बैठक अब संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि आज की इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मंजूरी लगी। क्या कुछ ये 11 प्रस्ताव थे? बिल्कुल दिया। देखिए, आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है। 11 बजे से बैठक जो थी वो शुरू हुई। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली और कैबिनेट बैठक में सभी कैबिनेट के जो सदस्य थे वो मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो थे वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके अलावा अन्य जो सदस्य थे वो पहुंचे। अलग अलग विभागों के कुल 12 प्रस्ताव जो हैं वो आज इस कैबिनेट बैठक में रखे गए थे, जिसमें से 11 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। एक प्रस्ताव को जो है वो पास नहीं किया गया है। जो 11 प्रस्ताव हैं उसमें जो वर्ष 2023-24 के लिए चारा नीति है उसका जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 656 सिक्योरिटी गार्ड और 3130 टीचरों के जो मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव था उसको भी आज इस कैबिनेट बैठक ने जो है वो मंजूरी दे दी है। तो कह सकते हैं साफ तौर पर आज ये अलग अलग विभागों के अहम जो प्रस्ताव थे वो कैबिनेट बैठक में रखे गए हैं, जिनको वहां पर बाकायदा पूरा डिस्कशन हुआ उनको लेकर। और जो उनमें 12 में से जो 11 प्रस्ताव हैं उनको आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी, साझा किया कि किस किस विभाग के कौन कौन से प्रस्ताव जो हैं वो रखे गए, उनको क्या मंजूरी मिली है और कितने दिनों में जो पूरा टारगेट रखा गया है उसको अचीव किया जाएगा और आगे इससे आम लोगों को, आम जनमानस को किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो फायदा होगा। तो आज की ये बैठक कई मायनों में कह सकते हैं साफ तौर पर अहम रही है। आपसे मैच कुछ देर पहले जो ये बैठक है वो समाप्त हुई। हालांकि मंत्रियों के जो निकलने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है, लेकिन आज इस कैबिनेट बैठक में जैसा मैंने बताया कि अलग अलग ये विभागों के जो मुख्य प्रस्ताव थे वो आज पास हुए हैं।
बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से एक तरफ ठीक आचार संहिता हटने के बाद फुल एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश सरकार, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले भी कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। आज की कैबिनेट बैठक में भी 11 प्रस्तावों पर यहां पर मुहर लगी है। प्रियम, क्या माना जाए, जिस तरह से फुल एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, कई सारे अहम प्रस्तावों पर मुहर लग रही है, क्या माना जाए, जनता को किस तरह से साधने की एक तरह से कोशिश? रिया, देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अभी इस समय इस तरीके का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, चूंकि बीच में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगी थी, तो करीब करीब 2 से 3 महीने तक जो सरकारी कार्य थे वो जरूर बाधित रहे थे आचार संहिता के चलते, और इसीलिए ना कैबिनेट की बैठक हो रही थी, ना इस तरह की कोई एक्शन जो है वो सीएम की तरफ से देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई, उसके बाद से हमने देखा तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ में बैठक करी, अपने मंत्रिमंडल के साथ में बैठक करी, और हर मंगलवार को चूंकि योगी कैबिनेट की बैठक होती है, तो वो पिछले मंगल को भी हमको देखने को मिला था। इस बार भी आज मंगलवार है, तो आज भी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये अलग अलग विभागों के जो है वो प्रस्ताव रखे गए, व्यापक इन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, इस पर डिस्कशन हुआ, और फिर उसके बाद कैबिनेट ने अपनी सभी मसलों पर जो है वो मंजूरी दी, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो पूरे फैसले रहे इनको अब लागू किया जाएगा। जो अलग अलग विभागों के जो फैसले रहे उसमें जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 2023 और 24 के लिए चारा नीति जो है उसको मंजूरी दी गई है। 656 सिक्योरिटी गार्ड और 3130 टीचरों के जो मानदेय है उसको दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक स्कूलों में जो खाली पड़े हुए पद है 2200 शिक्षकों के, उन पर पुनः नियुक्ति का जो प्रस्ताव है उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल, यानी कई अहम और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यहाँ पर मुहर लगी है आज की इस कैबिनेट बैठक में, और इसी से लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या पूरा कैबिनेट हो, काफी सक्रिय यहां पर नजर आ रहा है। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज हाईवे पर संदिग्ध खड़ी, इस दौरान डीसीएम मिली। डीसीएम गाड़ी से भारी मात्रा में खून बह रहा है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, लोग मौजूद हैं। बहता हुआ खून देखकर लोगों में आक्रोश है। डीसीएम में गौमांस होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो रायबरेली से खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में डीसीएम मालगाड़ी खड़ी हुई मिली। गाड़ी से भारी मात्रा में इस दौरान खून बह रहा है और मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। गाड़ी में गौमांस होने की आशंका जताई जा रही है। इसी दौरान पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक डीसीएम ट्रक जो है ये नेशनल हाईवे में खड़ा हुआ है और लगातार खून बहता देख वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। गौमांस उसमें मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राजू तिवारी का। राजू, क्या कुछ है पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बता दें कि ये देर रात का मामला है जहां पर लोगों के द्वारा डीसीएम खड़ी देखी गई। हालांकि काफी देर तक डीसीएम खड़ी रही तो आसपास से जाने वाले लोगों ने देखा तो उसमें से खून टपक रहा था। हालांकि इस मामले की सनसनी फैल गई और आसपास के लोगों ने पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जो डीसीएम है उसको कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल करने की बात कह रही। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहीं न कहीं इस डीसीएम में गौमांस तस्करी करने का मामला सामने बता रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और जांच की जा रही है। हालांकि न तो डीसीएम पर न ही आसपास इन्हें उस पर किसी भी व्यक्ति का नहीं रहना पाया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि पूरे मामले की पड़ताल करके उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन साफ तौर से जिस तरह से योगी सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और गौ तस्करी हो या गौमांस की तस्करी हो, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो साफ तौर से आपको बता दें कि एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि रायबरेली जिले में कहीं न कहीं गौमांस की जो तस्करी हो रही है, इस पर क्षेत्र में लोगों के द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है और लोग आक्रोशित भी हैं। हालांकि गौ तस्करी को लेकर जिस तरह से पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी सरकार जो है काफी ज्यादा सख्त रुख अपना रखा है। जिस तरह से अगर बात की जाए पुलिस की जांच की, राजू, कहां तक पहुंच पाई है? क्या डीसीएम को कब्जे में ले लिया गया है? क्या मालिक का यहां पर पता लगाने की कुछ कोशिश? जी देखिए, नंबर के जरिए पुलिस के द्वारा जो है मालिक की तो जांच की ही जा रही है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो गौमांस की तस्करी करने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं आसपास में ही होंगे और उनकी खोजबीन की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। लेकिन बता दें कि जिस तरह से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि कल ही रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र में गौ
तस्करों से लदा हुआ एक ट्रक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और समय रहते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना देकर उन्होंने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तो कहीं न कहीं जो गौ तस्करी का खेल चल रहा है, कहीं न कहीं रायबरेली जिले के लिए एक गलत संदेश है। और बिल्कुल, यानी गौ तस्करी का ये खेल अब सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि यहां पर डीसीएम को कब्जे में ले लिया गया है। जांच कितना आगे बढ़ पाती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उस पर सभी की निगाहें। राजू, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।